ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि एक जीव था उससे कोई नया जीव बन गया, नहीं होता ना, दूसरी तरह का जीव नहीं बनता, अपनी तरह के जीव बनते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जो जीव जनन करते हैं, जनन करने में ऐसा क्या है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है और सेम वही उसी तरह का जीव बन रहा है। जैसे इंसान बनेगा तो उसका चेहरा है, उसके हाथ हैं, उंगलियां हैं, पैर हैं, जो संरचना है वो वैसी ही बनेगी इंसान की। ऐसा तो नहीं कि चार टांगे हो जाएंगी हाथ की जगह, वो गधे की तरह बन जाएगा, नहीं बनेगा ना, इंसान की ही तरह होगा। और ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्ली का जो बच्चा होगा वो कुत्ते की तरह हो जाएगा या हाथी की तरह हो जाएगा, सूंड वाला। तो इसका मतलब जो जनन के लिए आवश्यक ब्लूप्रिंट है उसमें कहीं ना कहीं समानता होनी चाहिए। जिसके द्वारा कोई जीव बनेगा वो इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए कि इसको दो हाथ होंगे, दो आंखें होंगी, कान होंगे, लंबे होंगे, छोटे होंगे, जैसे होंगे, ये जानकारी, ये जो ब्लूप्रिंट है वो सेम होना चाहिए उन जीवों में। ठीक है, तो वो कहां से होता है? हम पिछली क्लास में 8th में हमने पढ़ा था कि जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनके बीच एक केंद्रक होता है और केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, ये गुण प्रदान करते हैं किसी जीव को। तो ये गुणसूत्र हैं जिनकी वजह से गुण मिल रहे हैं और वो आगे इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं जिससे जीव वैसा ही बनता है। ठीक है, अब ये गुणसूत्रों में हमने पढ़ा है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं वे डीएनए से बने होते हैं। डीएनए, डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या करता है? इसमें प्रोटीन बनाने के लिए जानकारी होती है। प्रोटीन बनेगी, कैसी प्रोटीन बनेगी? वो पूरा का पूरा जो डीएनए है, ये जो पूरा डीएनए है, ये पूरा का पूरा प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, इसमें कुछ भाग होते हैं, मान लो इतना पोर्शन है जिसमें इंफॉर्मेशन है प्रोटीन, किसी प्रोटीन को बनने की। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन ये अलग है, ये बीच वाला पोर्शन मान लो कि इससे कोई प्रोटीन नहीं बनी, तो आगे बीच में कोई और पोर्शन हो जाएगा जो प्रोटीन बनाने में के लिए इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके रखेगा और उससे भी कोई प्रोटीन बनेगी। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन बनाने वाला भाग है इसको हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। और 8वीं क्लास में आपने पढ़ा था और ये 9th में भी आपने पढ़ा था कि जीन जो है वो आनुवंशिकता की इकाई है। यानी अब ध्यान से सुनना कि जैसी प्रोटीन बनेगी वैसे वैसे गुण बनते जाएंगे। ठीक है, इंसान की प्रोटीन्स अलग हैं, दूसरे जानवरों की अपनी प्रोटीन्स अलग हैं। ठीक है, तो हम इंसान ही बनेंगे क्योंकि हमारा डीएनए इंसान से ही हमें मिला है, हमारे पेरेंट्स से मिला है, तो हमारे अंदर वही उसी प्रकार की जीन्स है। हाँ, उनमें कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी रंग वगैरह में, या कोई और रंग तरह के हम बोल सकते हैं जो प्रोटीन्स हैं वो कुछ अलग होती हैं। बाकी बेसिक्स जो संरचना है, जो ब्लूप्रिंट है, वो वैसी ही प्रोटीन होंगी हम सबके अंदर। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस आएगा, जैसे किसी के बाल कैसे हैं, स्किन का कलर कैसा है, ठीक है, आंखों का रंग कैसा है, तो ये सब कुछ प्रोटीन में डिफरेंस की वजह से होगा। ठीक है, और आप देखते हैं कि जब भी कोई जीव जनन करता है तो अपनी तरह का जीव उत्पन्न करता है, और आप इंसानों में भी देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से मैच करते हैं, तो बहुत सारी प्रोटीन उनकी जो उनके पेरेंट्स से डीएनए मिला है उससे ही बनेगी, वो प्रोटीन उनसे ही बनेगी ना, तो उन्हीं की तरह दिखेंगे हम, अपने पेरेंट्स की तरह बहुत सारे गुणों में, है ना, देखने में हम बहुत सारे उनकी ही तरह होंगे क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन तो वैसी ही होंगी जैसे उनसे उनके बॉडी के अंदर थी। ठीक है, तो ये कुछ कोशिकाएं होती हैं, सारी कोशिकाएं नहीं होती ऐसी जो जनन में डीएनए को अगली पीढ़ी तक ले जाती हैं, वो जनक कोशिकाएं होती हैं कुछ। ठीक है, उनके बारे में आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद अब जरूरी क्या है जनन के लिए? ये जो गुणसूत्र है इसकी मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है। जब भी हम ग्रो करेंगे, एक सेल से दूसरा सेल बनेगा। जब हम पैदा हुए तो बोलते हैं एक सेल से सभी जीवों का जीवन स्टार्ट होता है, मतलब जब हम
बनना स्टार्ट हुआ तो हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या था, हम एक कोशिका थे जिसमें वृद्धि हुई, ठीक है, विभेदीकरण हुआ कोशिकाओं में, विभिन्न अंग बने, उसके बाद हम बन गए, ठीक है। माँ के पेट में 9 महीने की प्रोसेस होती है, जिसके बाद वो बच्चे का पूरा स्ट्रक्चर बनता है ना। तो वो स्ट्रक्चर बना तो उसके लिए सेल की मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी गुणन होता है, उसका विभाजन होता है और नए नए सेल बनते जाते हैं। तो इस विभाजन प्रक्रिया में ये जो गुणसूत्र है ये भी विभाजित होते हैं, ठीक है, इनका भी विभाजन होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले तो इस डीएनए की एक और सेम टू सेम कॉपी बनेगी, जैसे प्रोटीन बनाने वाले जीन यहां है वैसे सेम टू सेम यहां बनेंगे, ऐसे, ठीक है। 2 कॉपी बन गई और ये कॉपी फिर अलग इस सेल से बाहर चली जाएगी, सेम टू सेम कॉपी, लगभग सेम, 99.9% सेम होती है, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है ना। ये कॉपी सेल से बाहर जाएगी, लेकिन सेल से बाहर चली गई तो काम कर पाएगी क्या, नहीं। तो इसका मतलब सेल से बाहर जाने से पहले ये सेल भी अपना विभाजन करेगा, फिर ये कुछ जो एक कॉपी है वो एक तरफ रह जाएगी, दूसरी कॉपी दूसरी तरफ चली जाएगी, ठीक है। ये गुणसूत्र मनुष्य के अंदर एक सेल में 23 पेयर होते हैं, यानी 46 होते हैं गुणसूत्र। डीएनए तो बहुत ज्यादा होता है। डीएनए गुणसूत्र वैसे रख लो, एक गुणसूत्र है जो धागे का एक रोल है और डीएनए उसके बाहर लिपटा हुआ वो धागा है, कितना लंबा होता है। एक इंसान के पूरी बॉडी का डीएनए निकाल दें हर सेल का तो बोलते हैं कि वो पूरा एक कवर कर लेगा, इस पृथ्वी को कवर तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसे एक धागा बन जाएगा इतना लंबा कि एक छोर से लेके घुमा के उस छोर तक दोबारा पहुंच जाएंगे, तब भी वो डीएनए खत्म नहीं होगा। इतना इस हमारी बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर, सभी न्यूक्लियस जितने लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं उन सब के डीएनए में से वो धागा निकाल दिया जाए, डीएनए निकाल दिया जाए तो इतना लंबा हो सकता है, ठीक है। हालांकि कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना गया है, ठीक है, समझ गए। तो ये विभाजन होगा, सबसे पहले गुणसूत्र की कॉपी बनेगी और मैंने बोला वो लगभग समान ही होती है, और विभाजन के बाद एक दूसरे की तरफ चली जाएगी। जब जनन होगा तो तब भी ऐसे ही होता, पेरेंट्स की सेल जो है जैसे क्रोमोसोम उनके अंदर थे वैसे ही उसकी कॉपी बनी और चली गई। फिर जब माता पिता के क्रोमोसोम्स जो होते हैं जो वो मैच करते हैं, मिलते हैं, तो एक नई कॉपी बन सकती है, लेकिन मैक्सिमम गुण मदर और फादर में से ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है, वो बाद में समझेंगे उसको। अगर मान लो कभी कुछ ऐसा हुआ कि ये जो सेल है इसके अंदर जो ये डीएनए है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, जब ये कॉपी हो रहा था, इसकी प्रतिकृति बन रही थी, कॉपी बन रही थी, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया मान लो। अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो कॉपी बनी है, जो डिफेक्टेड कॉपी बनी है, जब वो दूसरे सेल में जाएगी तो वो सेल डैमेज हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसा होता है, समझ गए। वो वाला सेल डैमेज होता रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है अचानक से कोई बड़ा चेंज आ गया और ये डीएनए में कोई डिफेक्ट आ गया, बड़ी ज्यादा डिफरेंस आ गई, तो फिर वो वाला सेल जो है जिसमें ये कॉपी गई है वो जीवित नहीं रह पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। हल्का फुल्का डिफरेंस चल सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जब कोई जीव जनन करता है तो अपनी ही तरह के जीव उत्पन्न करता है, समझ गए। तो इस तरह से ये डिफरेंस आना बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे ये डिफरेंसेस आना, हल्के फुल्के डिफरेंसेस आना भी जरूरी है डीएनए में। क्यों जरूरी है वो भी अभी समझते हैं कि अगर जब ये डीएनए बना, इसकी कॉपी बनी, तो इसमें डिफरेंस का भी फायदा है। हल्का फुल्का डिफरेंस, बहुत ज्यादा एक साथ डिफरेंस आ गया तो सेल ही डैमेज हो जाएगा, लेकिन हल्के फुल्के डिफरेंसेस का क्या फायदा होता है वो मैं बताता हूं। जब भी कॉपी बनेगी डीएनए की प्रतिकृति बनी, तो उसमें आने वाली प्रतिकृति, उसमें आने वाला जो विभिन्नता है उसका भी एक फायदा है, थोड़े थोड़े विभिन्नता आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जिस वायुमंडल में कोई जीव रह रहा है, उस वायुमंडल में भी, उसके उस घर में भी जो आसपास का वायुमंडल है उसमें भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। तो जब वहां पर परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन में अपने आप को ढालने के लिए ये विभिन्नताएं भी आवश्यक होती हैं।
अगर ये विभिन्नताएं ना आए तो वायुमंडल में आने वाले जो बड़े परिवर्तन हैं उसको झेल पाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे पहले का इंसान आदि मानव हुआ करता था, वो जो जेबरा होता था उसकी गर्दन छोटी होती थी, बोलते हैं उसको घास खाता था वो पहले नीचे, फिर जैसे वो नीचे उसके लिए खाना खत्म हो गया तो पेड़ों पर उगने लगा, तो पेड़ों की तरफ बनने लगा, तो उसमें कुछ जीन्स डीएनए में ऐसे चेंजेस आए कि उसकी गर्दन लंबी होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, और उसकी वजह से फिर वो अपने अस्तित्व बना पाया। तो ये अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी जरूरी है विभिन्नताएं, क्योंकि जो वायुमंडल में परिवर्तन आ रहे हैं उसको उसमें ढलने के लिए कुछ विभिन्नताएं भी आवश्यक हैं। वो विभिन्नताएं धीरे 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 मिलकर एक नई स्पीसीज का भी निर्माण कर देती है। जैसे पहले मनुष्य आदि मानव था, फिर उसको उसके आसपास परिवर्तन हुआ तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन हुआ, तो उसके डीएनए में चेंज आया होगा। और ये डीएनए का चेंज ऐसा नहीं कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो जाता है, इसको लाखों वर्ष लगते हैं। इस परिवर्तन को होने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं। आदि मानव से अगला मानव जो बना वो उसमें भी लाखों वर्ष लगे। तो पहले कुछ और स्पीसीज थी, फिर और बनी, फिर और बनी। आज जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी स्पीसीज है होमो सैपियंस। सैपियंस हमारी स्पीसीज है। पहले होमो इरेक्टस थी, इससे पहले इरेक्टस एक स्पीसीज थी, तब हम नहीं थे, हमारी तरह का नहीं था, मतलब वो इंसान, वो कुछ और तरह का इंसान था। उसके डीएनए में बदलाव आया, बॉडी स्ट्रक्चर में भी बदलाव आया, समझ गए? तो इस तरह से। लेकिन ऐसा तो नहीं कि कल आदि मानव था, उससे बच्चा पैदा हुआ, वो आज का मानव बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ। वो धीरे धीरे चेंजेस आए, धीरे धीरे धीरे, और उसमें लाखों वर्ष लगे हैं, ठीक है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनने में समय लगता है, एकदम नहीं बन जाती, ठीक है। इतना हम समझ गए डीएनए की प्रतिकृति बनना क्यों आवश्यक है, ताकि वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में डीएनए को भेज सके, जिससे हर एक कोशिका में एक जैसा डीएनए बनता है। और जब जनन होता है तो उस जनक कोशिका में से जब नया जीव बनता है तो उसी तरह का जीव उसमें उससे बनता है, सेम वैसा ही जीव बनता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस आता है उसमें, हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, बाकी लगभग वैसा ही जीव बनता है, ठीक है। मनुष्य से मनुष्य ही बनेगा, समझ गए? अच्छा, इसमें एक प्रश्न भी है आपको। प्रश्न क्या है? अब हम करेंगे एकल जीवों में, क्या है एकल जीवों में प्रजनन की विधि। जीवों में प्रजनन की विधि कैसे कैसे हो सकता है? अब एक कोशिका वाला जीव है या छोटे जीव हैं जिनमें हो सकता है थोड़ी ज्यादा कोशिकाएं हैं लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है, तो उनमें प्रजनन कैसे होगा? क्या क्या तरीके हैं प्रजनन के? सबसे पहले तो एकल जीव में प्रजनन, जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम, लश्मानिया है, युगलिना है, एक कोशिकीय जीव है। इनमें प्रजनन की क्या विधि है? तो इसमें इनमें होता है विखंडन। देखो विखंडन का क्या मतलब है? विखंडन, तो विखंडन से पता चल रहा है कि टूटना। एक प्रक्रिया आगे है खंडन। ये ऐसे जीव हैं जिनमें एक से ज्यादा सेल होंगे, नहीं तो बात तो एक ही है। एक सेल वाला जीव है, ये अमीबा है, एक ही सेल है, तो ये सेल जब टूटेगा तो उसको विखंडन कहेंगे। लेकिन बहुत कोशिकाओं वाले जीव हैं तो उसमें कुछ पार्ट टूट गया तो उसको हम बोलेंगे खंडन हुआ। खंडन बहुत कोशिकाओं वाला एक जीव है, छोटा, हमारी तरह का नहीं, छोटा वो जीव है, वो कहीं से उसका कोई भाग टूट गया, उसको खंडन कहेंगे, ठीक है। और पहले हम विखंडन समझ लेते हैं। तो विखंडन एक कोशिकीय जीवों में होता है। किसमें होता है? एक कोशिकीय जीव। हाँ, बदल नहीं होना कि खंडन और विखंडन क्या है। तो सिंपली एक कोशिका टूट जाती है कहीं से, टूटने के बाद उसमें दो कोशिकाएं, सिंपल कोशिका विभाजन है ये। तो जब ये कोशिका टूट रही है तो इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, उसमें क्रोमोसोम होंगे, पहले उनकी कॉपी बनेगी, एक में जाएगी दूसरे में जाएगी और टूट जाएंगे सेल, यहाँ न्यूक्लियस बन जाएगा, यहाँ न्यूक्लियस बन जाएगा और सेम अमाउंट ऑफ डीएनए बनेगा। जितना डीएनए पहले था उतना ही रहेगा। डबल हुआ पहले, वो आधा आधा फिर चला गया, बराबर रह गया अमाउंट, ठीक है। मान लो पहले क्या थे, 10 क्रोमोसोम थे, उसकी पहले कॉपी बनी, 20 हो गए, 10 इधर गए, 10 इधर गए, 10 ही रह गए, बराबर फिर से 10 रह गए। फिर जब नया सेल बनेगा ये अलग हो जाएगा और इसमें ये 10
क्रोमोसोम है, फिर वो 20 बनेंगे, फिर डिवीजन होगा, फिर 10-10 हो जाएंगे। समझ गए? तो इस तरह की प्रक्रिया एक कोशिकीय जीवों में कोशिका टूटने की प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। ठीक है। और जैसे अमीबा की कोई संरचना नहीं होती, कहीं से भी टूट जाएगा, कहीं से भी टूट जाएगा। अब अगर ये एक कोशिकीय जीव एक बार टूटता है और 2 सेल बनाता है, तो इसको 2 में टूटने की प्रक्रिया है, तो क्या बोलेंगे? द्विखंडन। 2 में टूटने की प्रक्रिया। ये जीव हमारे पास है अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया। लेशमानिया जो है ना, ये काला आजार बीमारी करता है, ये भी मच्छर के काटने से होता है, काला आजार। ठीक है, लेशमानिया। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे जीव हैं जो विखंडित होते हैं। लेकिन अब एक बात तो है, ये है कि अमीबा तो कहीं से भी टूट जाएगा, है ना, लेकिन ये पैरामीशियम और लेशमानिया है, यूग्लिना है, इनकी संरचना कुछ थोड़ी सी अलग टाइप की है, और उसमें एक तरफ में कुछ और स्ट्रक्चर होता है। जैसे लेशमानिया या पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर है, तो एक तरफ ऐसे इनमें जैसे वो होता है ना चाबुक, क्या बोलते हैं उसको, हंटर जैसा, वो वैसे इसमें एक फ्लैजिला होता है। ठीक है, ये फ्लैजिला होता है। तो अगर यहां से टूटा तो फिर ये नहीं बनेगा, तो ये बीच में से टूटता है, फिर इसके सेल आधे आधे हो जाते हैं, फिर ये नया फ्लैजिला बना देगा ऐसे। तो ऐसे ही टूटेगा ये। इनकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, ये इनमें द्विखंडन एक ही तल पर हो सकता है। ये इसमें ऐसे होता है लॉन्गिट्यूडिनल, और पैरामीशियम में आप देखोगे वो चप्पल की तरह दिखने वाला ऑर्गेनिज्म है, ऐसे कुछ होता है चप्पल की तरह, तो ये सेंटर में से टूटता है ट्रांसवर्स। लेशमानिया ऐसे टूटता है पूरा लंबे तरीके से, और ये ऐसे टूटता है बीच में से। ठीक है, तो इनकी शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है कि द्विखंडन होगा किस दिशा में, कहां से होगा। इसमें तो कोई स्ट्रक्चर नहीं, कहीं से भी टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का द्विखंडन प्रक्रिया होती है जिसमें एकल जीव, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, यूग्लिना, ये जीव टूटकर 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं और 2 नए जीवों का निर्माण कर देते हैं। इसे द्विखंडन कहते हैं। विखंडन की यह प्रक्रिया द्विखंडन कहलाती है। उदाहरण इनके लिख देना है आपने। उसके बाद कुछ प्रक्रियाएं ऐसी भी हैं जिसमें 2 से ज्यादा सेल बन जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुखंडन। जिसमें ये एक कोशिकीय जीव टूटकर 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं एक साथ। अब जब डिवीजन हुआ क्या होगा? इनके बाहर एक कवरिंग बन जाएगी सेल के बाहर, और ये जो इसका न्यूक्लियस है ये टूटेगा। 2 में बना, 2 न्यूक्लियस बना, 2 न्यूक्लियस बनने के बाद सेपरेट नहीं हो रहा ये, फिर ये और न्यूक्लियस बनाएंगे, और लास्ट में प्रक्रिया ऐसा कब होगा? जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, जब बाहर के वातावरण में अनुकूल नहीं होगा, तो ये अपने बाहर एक आवरण सा बना लेंगे और फिर अंदर के न्यूक्लियस को तोड़ते रहेंगे। फिर धीरे धीरे इनके बाहर जो है धीरे धीरे साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन बनती जाएगी। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये बाहर की परत टूटेगी और ये बहुत सारे बाहर निकल जाएंगे। और इस तरह से 2 कोशिकाएं ना बनकर एक साथ बहुत सारी कोशिकाएं निकली, तो क्या हुआ? बहुखंडन। एक जो प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया करता है, तो प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ है, उसमें भी ये प्रक्रिया होती है। जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है लीवर सेल में या रेड ब्लड सेल में, तो वहां जाकर क्या करेगा? आराम से एक सिस्ट जैसी बनाएगा, उसमें पहले तो डिवाइड हो जाएगा, फिर जब उसको लगेगा कि अब टूटने का टाइम है, टूटेगा, एक साथ बाहर निकलेगा और हमारे सेल्स को भी तोड़ देगा। तभी तो जब मलेरिया होता है तो हमारे रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, एक से इतने सारे बन गए, फिर उतने सारे से उतने सारे बनेंगे। और इसकी प्रक्रिया होती है कि 48 घंटे, एक बार सेल में घुस गया, उसके 48 घंटे के बाद पूरी प्रक्रिया को करके फिर सेल्स को तोड़ेगा। तो क्या होता है? मलेरिया का फीवर आता है तीसरे दिन। क्यों आ रहा है तीसरे दिन? क्योंकि अभी वो अंदर टूटा है, अभी बुखार आया है, हमारा इम्यून सिस्टम लड़ेगा उससे, ये क्या आ गया बॉडी के अंदर, तो फीवर आ जाएगा। ठीक है, फिर वो फिर घुस जाएगा सेल्स में जाके, कुछ मर भी जाएंगे, हमारा इम्यून सिस्टम मार भी देगा, कुछ जाके और सेल्स में छुप जाएंगे, बहुत सारे सेल्स में। फिर जब तीसरा दिन होगा तो फिर वो बहुत सारे सेल्स को तोड़ेंगे,
फिर जब वो बाहर निकलेंगे फिर हमारा इम्यून सिस्टम लड़ाई करेगा, फिर बुखार आएगा, और हर बार का बुखार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि एक बार में जितने थे प्लाज्मोडियम अगली बार में तो उससे ज्यादा बनेंगे, तो ज्यादा सेल्स को डैमेज करेंगे, तो संख्या बढ़ती जाएगी उनकी भी, तो जो फीवर है वो भी ज्यादा होता जाता है। और आप देखते हैं मलेरिया में रेड ब्लड सेल का काउंट कम होता रहता है। जब मलेरिया होता है तो आरबीसी कम नहीं हो जाते, तो वैसे कैलकुलेट करते हैं हम कि मलेरिया जब होता है तो आरबीसी कम हो जाते हैं, और जब डेंगू होता है तो वो व्हाइट ब्लड सेल को डैमेज करता है, तो डब्ल्यूबीसी कम हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से द्विखंडन और विखंडन प्रक्रिया है। अगली प्रक्रिया जो कि खंडन है, ये सिंपल जैसे बहुकोशिकीय जीवों में होती है। अब ये हमारी बहुकोशिकीय जीव हमारी तरह के जटिल नहीं, सरल, जिनमें कुछ ही सेल्स हैं लेकिन एक से ज्यादा हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा, एक शैवाल टाइप का ऑर्गेनिज्म है स्पाइरोगाइरा, लिखा है आपकी बुक में। स्पाइरोगाइरा ऐसे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है, और इस तरह से एक संरचना बनी है, मान लो उसकी, है ना, और वो कहीं से टूट रहा है। इसमें प्रोसेस ही ऐसी होती है, ये टूट गया, एक फ्रेगमेंट बन गया, दूसरा फ्रेगमेंट बन गया, यानी एक खंड बन गया, दूसरा खंड बन गया, और वो खंड अलग होकर फिर से ग्रोथ करने लग जाते हैं। ठीक है, ये पार्ट बन गया, ये पार्ट अलग हो गया, फिर इसके सेल्स डिवाइड होके इसकी ग्रोथ करेंगे और नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो खंडन प्रक्रिया में ये बहुकोशिकीय सरल तरह के जीव हैं, जिनमें कोई भाग टूटकर अलग हो जाता है, शरीर का कोई भाग टूटकर अलग हो जाता है और वह विभाजित होकर नए जीव का निर्माण कर देता है। इस प्रक्रिया को खंडन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अगला पार्ट है पुनर्जनन। ये भी खंडन की तरह की प्रक्रिया है। ठीक है, ये भी खंडन की ही तरह की प्रक्रिया, ध्यान रहे, इधर ध्यान दो, खंडन की तरह की प्रक्रिया पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, जिसको पुनर्जनन कहेंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया में हम प्लेनेरिया का नाम लेंगे। अब ये चल देना, प्लेनेरिया ये ऑर्गेनिज्म है जिसमें बॉडी के पार्ट्स फ्रेगमेंट्स में वो भी वैसे ही टूटेगा जैसे खंडन है, खंडन ही होगा। ठीक है, वैसा ही प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में भी वैसे ही होगा कि हर एक भाग जो है उससे थोड़ा जटिल है, हर एक भाग जो है उसके अंदर ऐसी क्षमता है कि वो नए जीव का निर्माण कर सकता है। प्लेनेरिया के अलावा हम अगर हाइड्रा को भी कैसे तोड़ दें, अलग अलग काट दें, तो उसका हर एक भाग पुनर्जनन कर सकता है। ठीक है, हर एक भाग पुनर्जनन कर सकता है। अमीबा और प्लेनेरिया, अमीबा नहीं, प्लेनेरिया और हाइड्रा दो में ऐसी क्वालिटी है कि इसका हर एक भाग जो है नए जीव का निर्माण कर सकता है, जैसे खंडन में हुआ था। ठीक है, खंडन में थोड़ा सिंपल तरह का ऑर्गेनिज्म था, इसमें थोड़ा सा बड़ा ऑर्गेनिज्म होते, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं। बात एक ही है, जैसे खंडन है वैसे ही ये वाला पुनरुदन भी है। ठीक है, इसमें से कोई भी भाग टूट जाए वहां से नया जीव बन जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्रेगमेंट्स में कुछ खंड होते हैं जो ऐसा करते हैं। समझ गए? अब यहां पर एक और है मुकूलन। हाइड्रा में पुनर्जनन के अलावा एक मुकूलन भी होता है। वो क्या होता है? ये हाइड्रा है, और हाइड्रा के अंदर कुछ सेल ऐसे होते हैं जो वृद्धि करके एक बड़ा उभार बना देते हैं। ठीक है, और ये सेल इकट्ठे होकर फिर ग्रो करेंगे और एक नए जीव का निर्माण करेंगे, और इससे अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जिएंगे। तो ये सिंपल प्रक्रियाएं हैं, सिंपल सी। एक हमने बोली द्विखंडन, विखंडन में द्विखंडन और बहुखंडन, दूसरा बोला खंडन, तीसरा बोला पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, और चौथा बोला हमने मुकूलन।